हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक ऐसे साल की जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत कुछ बदलने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये साल भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत ही ज्यादा दुख और बहुत ही ज्यादा सुख देने वाला था। तो आप सबको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस साल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। 2007 साल भारत के लिए दो तरफा था, जहाँ एक तरफ भारतीय फैंस को निराशा का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस खुदी से झूम भी रहे थे। अब बात कर लेते हैं आईसीसी के उस टूर्नामेंट की जिसमें भारत को बहुत बड़ी हार मिली थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि आईसीसी के द्वारा हर 4 साल के अंतराल पर एक CWC का टूर्नामेंट कराया जाता है और आईसीसी को 2007 में CWC कराना था, क्योंकि अंतिम बार जो CWC हुआ था वो 2003 में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था। और अगर इस CWC की बात की जाए तो ये CWC वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा था और ये 2007 के शुरुआती महीने मार्च में खेला जा रहा था। और अगर आज की अपेक्षा देखा जाए तो पहले के CWC में कुछ अलग तरीके के नियम होते थे। जैसा कि आज के समय में हर टीम को 9 लीग मैच खेलने को मिलते हैं, लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले हर टीम को सिर्फ 3 लीग मैच खेलने के लिए मिलते थे। उसके बाद सुपर 8 होता था जिसमें 6 मैच खेलने को मिलते थे। उसके बाद फिर 4 टीमें क्वालिफाई करती थी सेमीफाइनल के लिए। उसके बाद लास्ट में 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती थी। और अगर देखा जाए 2007 के CWC में, तो 2007 के CWC में यही रूल था, मतलब हर टीम को सिर्फ 3 मैच का ही लीग खेलना था। वैसे अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये वर्ल्ड कप 13 मार्च 2007 को ही शुरू हो गया था और इसका पहला मैच वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 54 रन से जीत दर्ज की थी। और वहीं पर भारत की बात की जाए तो भारत ने अपना पहला मैच इस वर्ल्ड कप में 17 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ खेला, यानी कि वर्ल्ड कप के शुरू होने के बाद 5वें दिन भारत ने अपना पहला लीग मैच खेला। अब इसी मैच से भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेटरों के लिए सब कुछ बदलने वाला था। तो पहले आइए हम बात करते हैं इस मैच की। तो फ्रेंड, अगर ये देखा जाए तो वर्ल्ड कप 2007 का 8वां लीग मैच था और भारत का पहला और बांग्लादेश का भी पहला ही लीग मैच था। अब टॉस का टाइम होता है और टॉस के लिए दोनों कप्तान फील्ड पे आते हैं। अब बात कर ले बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरफ से हबीबुल्लाह बसर कप्तानी कर रहे थे और वहीं भारत की बात करें तो भारतीय टीम के लिए कप्तानी का रोल राहुल द्रविड़ निभा रहे थे। और अब टॉस होता है और टॉस भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ जीत जाते हैं और राहुल द्रविड़ पिच के मिजाज को देखते हुए फैसला लेते हैं और वो बैटिंग चुनते हैं, क्योंकि पोर्ट ऑफ स्पेन में ये मैच हो रहा था। क्योंकि पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच जो थी सेकेंड इनिंग में गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद करती, इसलिए राहुल द्रविड़ पहले बैटिंग चुनते हैं। और अब बात की जाए भारत की, तो भारत की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली उठाते हैं। अच्छी शुरुआत की सोच के साथ उतरी ये जोड़ी बहुत ही जल्द टूट जाती है और तीसरे ओवर में ही भारत को पहला झटका लग जाता है। वीरेंद्र सहवाग 6 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और ये विकेट मिलता है बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर मशरफे मुर्तजा को। और अब बात की जाए भारत के स्कोर की, तो भारत का स्कोर था 2.1 ओवर के बाद 6 रन और 1 विकेट। और अब वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आना था सचिन रमेश तेंदुलकर को, लेकिन यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए रॉबिन उथप्पा को प्रमोट किया। लेकिन राहुल द्रविड़ की ये चालाकी भी कुछ काम न कर सकी और 7वें ओवर में 21 रन के स्कोर पर उथप्पा भी आउट हो गए। और उथप्पा आउट होने से पहले 17 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए और इनको भी मशरफे मुर्तजा ने ही आउट किया। और अगर अब देखा जाए तो भारत का स्कोर 7वें ओवर में 21 रन था और उसके 2 विकेट आउट हो चुके थे, मतलब एक तरीके से रन भी बहुत कम बना था और उसके 2 विकेट भी जा चुके थे। और अब वहीं दूसरे छोर पर खड़े सौरव गांगुली का साथ निभाने के लिए सचिन रमेश तेंदुलकर क्रीज पर आते हैं। अब बांग्लादेश जैसी टीम के सामने इतनी जल्दी 2 विकेट गिर जाने के बाद सचिन तेंदुलकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो तेज खेलें कि वो डिफेंस करें। और इसी उलझन में सचिन तेंदुलकर भी 40 रन के स्कोर पर 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है। सचिन तेंदुलकर आउट होने से पहले 26 गेंदों का सामना करते हैं और मात्र 7 रन ही बना पाते हैं। और अब बात करें भारत के स्कोर का, तो भारत का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन था और उसके 3 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके थे। मतलब इस मैच में अगर अब देखा जाए तो बांग्लादेश पूरी तरीके से भारतीय टीम के ऊपर हावी हो चुकी थी। अब सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर खड़े सौरव गांगुली का साथ निभाने के लिए भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ खुद क्रीज पर आते हैं। लेकिन आज वही हो रहा था जो बांग्लादेश के गेंदबाज सोच रहे थे। राहुल द्रविड़ तो आते हैं लंबी पारी खेलने के लिए, लेकिन वो 50 की स्ट्राइक रेट से 28 गेंदों पर 14 रन बनाकर सौरव गांगुली का साथ छोड़ जाते हैं।
हैं। मतलब कोई भी बल्लेबाज सौरव गांगुली का साथ निभाना नहीं चाह रहा था, जो भी आ रहा था वो तुरंत चला जा रहा था। मतलब अगर अब देखा जाए तो भारत का स्कोर 24.1 ओवर के बाद 72 रन था और उसके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। और अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश इस मैच में अपनी बहुत ही बेहतरीन पकड़ बना चुकी थी, क्योंकि अगर देखा जाए ओवर की तो भारत के करीब 25 ओवर पूरे हो चुके थे और भारत के सिर्फ 72 रन ही बने थे और उसके 4 महत्वपूर्ण विकेट भी जा चुके थे। और अब जो भी प्लेयर क्रीज पर आता उसके लिए एक बहुत ही दबावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि भारत के 25 ओवर भी लगभग पूरे हो चुके थे और उसके 4 विकेट भी जा चुके थे। मतलब एक तरफ से रन भी तेज बनाना था और विकेट भी बचा के रखना था। और ऐसे में सौरव गांगुली का साथ निभाने के लिए राहुल द्रविड़ इस बार युवराज सिंह को भेजते हैं और युवराज सिंह राहुल द्रविड़ के इस फैसले पर पूरी तरह खड़े उतरते हैं और आते ही बहुत तेजी से रन बनाना शुरू करते हैं। और देखते ही देखते सौरव गांगुली और युवराज सिंह के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है और भारतीय स्कोर भी 150 के पार चला जाता है। और अगर अब देखा जाए तो भारत एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ अग्रसर था, लेकिन तभी युवराज सिंह अब्दुल रज्जाक को 43वें ओवर में 157 के स्कोर पर अपना विकेट दे बैठते हैं। और अब बात की जाए भारत के स्कोर की, तो भारत का स्कोर 157 रन था और उसके अब 5 विकेट गिर चुके थे। मतलब आधी टीम पेविलियन में जा चुकी थी। और वहीं पर बात करें युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह अर्धशतक से चूक जाते हैं और वो 58 गेंदों का सामना करते हुए 47 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हैं। इसमें वो 3 चौके और 1 छक्के भी जड़ते हैं। और अब युवराज सिंह के आउट होने के बाद कप्तान राहुल द्रविड़ भेजते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। और वहीं दूसरे छोर पर खड़े सौरव गांगुली भी देखते ही देखते बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं और अर्धशतक जड़ देते हैं। और अब ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों प्लेयर मिलकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देंगे, लेकिन तभी ओपनिंग करने आए सौरव गांगुली 158 के स्कोर पर 6वें विकेट के रूप में आउट हो जाते हैं। और सौरव गांगुली आउट होने से पहले 129 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन की पारी खेलते हैं। अब सौरव गांगुली के आउट हो जाने के बाद धोनी का साथ निभाने के लिए हरभजन सिंह क्रीज पर आते हैं, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ नहीं कर पाती, मात्र 1 रन और स्कोर कार्ड में जोड़ती है और धोनी का विकेट खो देती है। और धोनी की बात करें तो धोनी खाता भी नहीं खोल पाते हैं, वो 0 पे ही आउट हो जाते हैं। और इधर बांग्लादेश गेंदबाजों का कहर जारी रहता है और देखते ही देखते भारत 159 के स्कोर पर 9 विकेट खो देती है। और एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि भारत आसानी से 200 के पार चला जाएगा, लेकिन उस दिन बांग्लादेश गेंदबाजों के सामने भारतीय खिलाड़ियों की एक न चली और भारत अपने पूरे 50 ओवर भी ना खेल पाई और 191 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हालांकि लास्ट विकेट के लिए जहीर खान और मुनाफ पटेल ने मिलकर 32 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारत 190 के पार पहुंच पाया। और बात कर ले मुनाफ पटेल और जहीर खान की, तो जहीर खान 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे और मुनाफ पटेल भी 15 रन बनाकर आउट हुए। और बात कर ले बांग्लादेश गेंदबाजों की, तो मशरफे मुर्तजा ने 38 रन देकर 4 विकेट झटके और वहीं अब्दुल रज्जाक ने भी 3 विकेट झटके। और वहीं पर बात कर ले मोहम्मद रफीक की, तो मोहम्मद रफीक ने 10 ओवर में 35 रन देकर वो भी 3 विकेट लिए। और अब बांग्लादेश के सामने एक छोटा सा लक्ष्य 192 रन का था, लेकिन ये छोटा सा लक्ष्य भी बांग्लादेश के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की बैटिंग की, तो बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने के लिए तमीम इकबाल और शहरियार नफीस आते हैं। और बांग्लादेश की पारी के 5वें ओवर की दूसरी ही बाल पे शहरियार नफीस को जहीर खान LBW आउट कर देते हैं। इस तरह बांग्लादेश को 24 रन के स्कोर पे ही पहला झटका लग जाता है। और बात कर ले नफीस की, तो नफीस 8 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 2 रन ही बना पाते हैं। अब शहरियार नफीस का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आते हैं बांग्लादेशी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम। और उधर दूसरी तरफ पहला विकेट गिरते देख तमीम इकबाल पूरी तरीके से आक्रामक मोड में आ जाते हैं। सभी इंडियन गेंदबाजों की बहुत ही बुरी तरीके से धुनाई चालू कर देते हैं और देखते ही देखते एक शानदार अर्धशतक लगा देते हैं। और अगर अब देखा जाए तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी थी इस मैच में, पूरी तरीके से ये मैच उनके पकड़ में आ चुका था। लेकिन तभी 14वें ओवर की दूसरी ही बाल पे तमीम इकबाल मुनाफ पटेल की गेंद को खेलने के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी को कैच दे बैठते हैं और इस तरह 14वें ही ओवर में बांग्लादेश को 69 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट खोना पड़ता है। और बात कर ले तमीम इकबाल की, तो तमीम इकबाल आउट होने से पहले 53 गेंदों का सामना करते हैं और 51 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। इस दौरान वो 7 चौके और 2 छक्के भी लगाते हैं। और अब तमीम इकबाल का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आते हैं बांग्लादेश के प्लेयर आफ्ताब अहमद, लेकिन आफ्ताब अहमद कुछ खास नहीं कर पाते और 10 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और ये विकेट बांग्लादेश का गिरता है 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर और स्कोर रहता है बांग्लादेश का 79। और अगर अब यहाँ से देखा जाए तो भारत इस मैच में फिर से वापस आ चुका था, क्योंकि बांग्लादेश का 16 ओवर की समाप्ति के बाद 79 के स्कोर पे 3 विकेट हो चुका था। और आफ्ताब अहमद के आउट होने के बाद अब आते हैं क्रीज पर बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर साकिबुल हसन। और अब बांग्लादेश की इस नाजुक स्थिति को देखते हुए साकिबुल हसन और मुशफिकुर रहीम एक रणनीति बनाते हैं। उनका मात्र एक लक्ष्य होता है विकेट न गिरने देना, और बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज इस रणनीति में पूरी तरह सफल भी हो जाते हैं। और देखते ही देखते इन दोनों के
बीच 84 रन की साझेदारी भी हो जाती है। और अब बांग्लादेश के स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का स्कोर 163 रन हो चुका था। 39वां ओवर चल रहा था और उसके मात्र 3 विकेट ही गिरे थे। और अब भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हो पा रहे थे और बांग्लादेश मात्र 29 रन से ही पीछे था और उसके पास अभी भी 63 गेंदों का खेल बचा हुआ था। और अब ऐसी स्थिति में राहुल द्रविड़ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे में वो अब अपने पार्ट टाइमर की तरफ जाते हैं। और अगर उस समय की बात करें तो उस समय भारत के पास युवराज सिंह, सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे पार्ट टाइमर होते थे। और मैच का 39वां ओवर लेकर आते हैं अब वीरेंद्र सहवाग, और इसी ओवर में साकिबुल हसन वीरेंद्र सहवाग की गेंद को आगे निकलकर खेलने के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं और इस तरह से ये बेहतरीन पार्टनरशिप भी टूट जाती है। और अब बात कर लें बांग्लादेश के स्कोर की, तो बांग्लादेश का स्कोर होता है 38.4 ओवर के बाद 163 रन और उसके 4 विकेट आउट हो चुके होते हैं। और अब जो भारतीय फैंस में निराशा की घड़ी छाई हुई थी वो एक बार फिर से खुशी की लहर में तब्दील हो जाती है। अब साकिबुल हसन के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं बांग्लादेश के कप्तान खुद हाजीबुल्लाह बशर, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाते हैं और वीरेंद्र सहवाग की गेंद पर एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मैच में फिर से वापस आ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी छोर पर खड़े मुशफिकुर रहीम जो एक बहुत ही सदी हुई पारी खेल रहे थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय टीम से ये मैच छीन ले जाते हैं और बांग्लादेश को 5 विकेट से जीत दिला देते हैं। और बात कर ले मुशफिकुर रहीम की, तो मुशफिकुर रहीम 107 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन की बेहतरीन पारी खेलते हैं, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के भी लगाते हैं। और इस तरह भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2007 के पहले ही लीग मुकाबले में इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। और वैसे अगर ये देखा जाए तो अब तक वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था। वैसे अगर ये देखा जाए तो मात्र एक अपसेट ही था, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये अपसेट ही भारतीय टीम को एक नई पीढ़ी की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि यहीं से बीसीसीआई नए खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाना शुरू करती है और नए प्लेयरों की खोज में लग जाती है। वैसे अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में अभी भी भारत के 2 लीग मैच बचे हुए थे, एक बरमूडा के साथ खेलना था और एक श्रीलंका के साथ। बरमूडा के साथ भारत बहुत ही आसानी से जीत लेता है, लेकिन श्रीलंका के सामने वो फिर से हार जाता है और इस तरह 2007 के वर्ल्ड कप में भारत लीग स्टेज में ही बाहर हो जाता है। ये तो थी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए इस साल की सबसे बड़ी दुख वाली बात, लेकिन इसी साल एक ऐसी खुशखबरी आने वाली थी जो भारतीय क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ी होने वाली थी। और हाँ फ्रेंड्स, इसी साल आईसीसी के द्वारा एक और वर्ल्ड कप की घोषणा होती है और ये सितंबर महीने में खेला जाने वाला था। जी हाँ फ्रेंड्स, आईसीसी के द्वारा पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। वैसे तो फ्रेंड्स इस वर्ल्ड कप में कई अच्छे और रोमांचक मुकाबले हुए, पर हम उस मुकाबले की बात नहीं करेंगे, हम सीधे बात करते हैं फाइनल मैच। वैसे भारत इस साल मार्च के महीने में वर्ल्ड कप में ही इतने बड़े अपसेट का शिकार हुआ था, वहीं पर इसी साल के अंतिम महीनों में बहुत ही बड़ी खुशखबरी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, आईसीसी के द्वारा पहली बार आयोजित किए गए मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैच भारत और भारत के प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के बीच होने वाला था। वैसे तो फ्रेंड्स ये आईसीसी के द्वारा टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया गया था और पहली ही बार फाइनल के मैच में 2 एशियाई टीम भिड़ने वाली थी, वो भी चिर प्रतिद्वंदी टीमें। वहीं पर युवाओं से लबरेज भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ये टीम काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही थी। और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने के लिए इस मैच में तैयार थे। वैसे तो साथियों आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज का एक मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता है, और ये तो वैसे ही आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। तो फ्रेंड्स आप भी अपने दिल थाम लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और रोमांच न आए तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस फाइनल मैच में। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम आपको बताते चले कि इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया और ये फाइनल मैच द वंडर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा था। और वहीं पर बात कर लें इस स्टेडियम की कैपेसिटी की, तो इस स्टेडियम की कैपेसिटी 34,000 थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्शक आए हुए थे और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी, सारी सीटें फुल हो चुकी थी। और बात कर लें इस मैच की, तो ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाना था। और बात कर लें एम्पायर की, तो फील्ड एम्पायर के लिए मार्क बेसनन और साइमन टफल एम्पायरिंग कर रहे थे और टीवी एम्पायर का रोल डैरेल हैपर निभा रहे थे। और बात कर लें इस मैच के रेफरी की, तो इस मैच के रेफरी रंजन मधुगाले थे। और अब बात कर लें दोनों टीमों के कप्तान की, तो भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक कप्तानी कर रहे थे। और अब होता है टॉस का समय और टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान बाहर आते हैं और भारत टॉस जीतकर इस मैच में बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है। और अब बात कर लें भारत के ओपनर बल्लेबाजों की, तो भारत की तरफ से गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ओपनिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के चोटिल होने के बाद यूसुफ पठान को मौका दिया गया। भारत एक अच्छी शुरुआत की सोच के साथ उतरता है, लेकिन उसको तीसरे ओवर में ही पहला झटका लग जाता है और यूसुफ पठान
पठान 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इस समय बात कर लें भारत की स्कोर की, तो भारत का स्कोर इस समय 2.4 ओवर के बाद 25 रन रहता है और एक विकेट गिरा रहता है। अब इतनी जल्दी पहला विकेट गिर जाने के चलते महेंद्र सिंह धोनी रॉबिन उथप्पा को 1 डाउन पर भेजते हैं, लेकिन रॉबिन उथप्पा भी महेंद्र सिंह धोनी के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं और बहुत ही जल्द अपने विकेट को गंवा बैठते हैं। वो सोहेल तनवीर का शिकार होते हैं और वो आउट होने से पहले 11 गेंदों का सामना करते हैं और मात्र 8 रन ही बना पाते हैं। और अब बात करें भारत के स्कोर को, तो भारत का स्कोर 5.4 ओवर के बाद 40 रन रहता है और उसके 2 विकेट जा चुके रहते हैं। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान इस मैच में अपना शिकंजा कस चुकी थी। अब इतनी जल्द 2 विकेट गिर जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब क्रीज पर भेजते हैं सबसे भरोसेमंद प्लेयर युवराज सिंह को। और बात कर लें युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके थे। हाँ साथियों, ये वही टूर्नामेंट था जिसमें युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के भी 1 ओवर में जड़े थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज कुछ भी नहीं सही चल रहा था, क्योंकि युवराज सिंह भी 19 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और इन दोनों के बीच 63 रनों का पार्टनरशिप होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो युवराज सिंह का योगदान मात्र 14 रन का ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब युवराज सिंह के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 14वें ओवर में 103 रन रहता है और उसके 3 विकेट गिर चुके रहते हैं। मतलब अगर अब देखा जाए यहाँ से भारत को तो एक अच्छे फिनिश की जरूरत होती है और इसी के चलते भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद क्रीज पर आते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते और 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 6 रन ही बना पाते हैं। और अब बात कर लें भारत के स्कोर की, तो भारत का स्कोर 15.2 ओवर के बाद मात्र 111 रन रहता है और उसके 4 विकेट गिर चुके रहते हैं। अब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद क्रीज पर आना था रोहित शर्मा को। मतलब पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के ऊपर ही थी और अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और भारत के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हैं। भारत अपने पूरे 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन का स्कोर खड़ा करती है और पाकिस्तान को 158 रन का लक्ष्य देती है। और बात कर ले भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर इस फाइनल मैच में 54 गेंदों का सामना करते हुए 75 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं। इस दौरान वो 8 चौके और 2 छक्के भी लगाते हैं। और वहीं पर रोहित शर्मा भी 187 की स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेलकर अपनी पारी को फिनिश करते हैं। अब बात कर ले पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए अपने दोनों ओपनर मोहम्मद हफीज और इमरान नजीर को ओपनिंग करने के लिए भेजती है। लेकिन पहले ओवर की 5वीं ही गेंद पर आरपी सिंह को मोहम्मद हफीज अपना विकेट दे बैठते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान को पहले ही ओवर में पहला झटका लग जाता है। अब इतनी जल्द ही पहला विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक कामरान अकमल को 1 डाउन पर भेजते हैं, लेकिन कामरान अकमल कुछ नहीं कर पाते और अपना खाता भी नहीं खोल पाते। वो 0 के स्कोर पर आरपी सिंह के द्वारा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और अब यहीं पर बात कर ले पाकिस्तान के स्कोर की, तो पाकिस्तान का स्कोर 2.3 ओवर के बाद 26 रन रहता है और उसके 2 विकेट गिर चुके रहते हैं। अब कामरान अकमल के आउट होने के बाद शोएब मलिक भेजते हैं अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे अनुभवी खिलाड़ी यूनिस खान को, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाती और 6वें ओवर में इमरान नजीर यूनिस खान का साथ छोड़ जाते हैं। हालांकि इमरान नजीर आउट होने से पहले भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं और 14 गेंदों पर 33 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। और अब वहीं बात कर ले पाकिस्तान के स्कोर की, तो पाकिस्तान का स्कोर 5.4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन रहता है। और अब इमरान नजीर के आउट होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान खुद शोएब मलिक क्रीज पर आते हैं, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाती और 9वें ओवर में 65 रन के स्कोर पर यूनिस खान शोएब मलिक का साथ छोड़ जाते हैं। और इस तरह लगातार पाकिस्तान का विकेट गिरने से भारत पूरी तरीके से इस मैच में वापस आ जाता है और पूरी तरीके से हावी हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर। अब यूनिस खान का विकेट गिरने के बाद शोएब मलिक का साथ निभाने के लिए क्रीज पर आते हैं मिसबाउल हक, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाती है और 12वें ओवर में 75 रन के स्कोर पर शोएब मलिक भी आउट हो जाते हैं और कप्तान को इस तरह आउट देख पूरी पाकिस्तान टीम सदमे में आ जाती है। अब कप्तान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी क्रीज पर आते हैं, लेकिन इसी ओवर की अगली गेंद पर इरफान पठान उन्हें 0 के स्कोर पर आउट कर देते हैं और अब पूरी तरीके से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी होती है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्लेयर मिसबाउल हक लास्ट तक लड़ते हैं और वो लास्ट ओवर तक खड़े रहते हैं। वो हार नहीं मानते हैं और लास्ट ओवर तक इस मैच को लेकर जाते हैं। अब लास्ट ओवर में पाकिस्तान को 14 रन की जरूरत होती है, लेकिन उसका सिर्फ 1 विकेट बचा रहता है और स्ट्राइक पर रहते हैं मिसबाउल हक। और लास्ट ओवर भारत की तरफ से कराने के लिए आते हैं जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा पहली गेंद वाइड फेंकते हैं और दूसरी ही गेंद पे छक्का लग जाता है। तीसरी गेंद वो डार्ट फेंकते हैं, लेकिन चौथी गेंद पर जो कि तीसरी लीगल डिलीवरी थी, इस पर मिसबाउल हक लेग गली के ऊपर से खेलने के चक्कर में श्री संत को कैच दे बैठते हैं और इस तरीके से भारत की टीम ये 5 रन से मुकाबला जीत जाता है और पाकिस्तान 19.3 ओवर में 152 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। इस तरह भारत की टीम एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान रचती है और इस साल हुए बड़े अपसेट को भी भुला देती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फाइनल मैच को जीत लेती है। तो फ्रेंड्स, भारतीय टीम के लिए ये साल आपको
आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, हम आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।